दोस्तों नमस्कार। कथुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन कर रहे थे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हम 178 क्वेश्चन के ऊपर जो है वो डिस्कशन फाइनली कर चुके हैं। फिलहाल जो हमारा डिस्कशन है वो आगे वाले क्वेश्चंस पे होगा और डगलस मैकग्रेगर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया है वहाँ तक हम बातें पूरी कर चुके हैं। तो हम जो है आज पब्लिक एड का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर के पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे वहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई थी और वही बातें आपको इस वीडियो को देखते हुए भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 को ज़रूर देखे और जो बच्चा न्यू बैच में एडमिशन लेना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, तो अभी हम अपने सेकंड पार्ट को शुरू कर रहे हैं जो कि शुरू होता है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग से। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के जो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो हर्ज़बर्ग की थ्योरी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वो है हाइजीन थ्योरी किसने विकसित की। हाइजीन फैक्टर थ्योरी किसने विकसित की है? ये है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में आता है कि हाइजीन थ्योरी किसने दी थी? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। ठीक है, इसके बाद द मोटिवेशन ऑफ वर्क, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? एक बुक तो हमने ये बताई दी, द मोटिवेशन ऑफ वर्क। इसके बाद है वर्क एंड नेचर ऑफ मैन 1966, ये एक ऐसे था। फिर इसके बाद है एक ऐसे ऐसे वन मोर टाइम, हाउ टू डू मोटिवेट एम्प्लॉयज 1968 में, ये एक ऐसे था और एक ये वर्क था इनका, एक ये किताब थी। ठीक है, 1966 में जो आई थी और इससे पहले एक किताब ये आ चुकी थी। ठीक है, अब है हर्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग एक वर्कर किन तत्वों से प्रभावित होता है, किन एलिमेंट से जो है वो इफ़ेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो एक व्यक्ति जो है वो हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर, ये दो से जो है वो प्रभावित रहता है। यानी कि इनकी थ्योरी को अगर आप कहें कि पेपर में ये भी पूछ लिया जाए कि किसने जो है वो टू फैक्टर थ्योरी दी है, टू फैक्टर थ्योरी, तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। टू फैक्टर थ्योरी में जो है एक फैक्टर तो वो बताते हैं हाइजीन फैक्टर, दूसरा होता है मोटिवेशन फैक्टर। कि यहाँ पे मतलब ये है कि कोई काम करता है कि आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, वहाँ पे दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं कि एक तो आपको जो हाइजीन फैक्टर मिले कि वहाँ पे साफ़ सफाई है, कमरे अच्छे हैं, वहाँ पे बैठने की जगह अच्छी है, वॉशरूम वगैरह अच्छे हैं, वो उसका एनवायरनमेंट, उसको आप हाइजीन फैक्टर कहेंगे। मोटिवेशन फैक्टर वो दूसरा एनवायरनमेंट है कि आपको जो है सारी चीज़ अच्छी मिल रही हैं, लेकिन आपको जो है सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपकी टीचिंग की रिस्पेक्ट नहीं है, वो मोटिवेशन फैक्टर होते हैं। अगर आपको वहाँ पे गांव वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं, स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं और आप जो है आपकी टीचिंग की रिस्पेक्ट की जाती है, टीचर को बहुत मान सम्मान मिलता है, तो आपकी टीचिंग जो है उससे काफ़ी बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मोटिवेशन फैक्टर होता है। इसके बाद जो है कौन सा फैक्टर वर्कर्स के काम को प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित नहीं करता, यानी कि जो डायरेक्ट प्रभावित नहीं करता किसी भी व्यक्ति के काम को, वो कौन सा फैक्टर है? वो हाइजीन फैक्टर। यानी कि आपकी टीचिंग अच्छी है, स्किल अच्छी है, आप पढ़ाते अच्छा है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको वॉशरूम अच्छे नहीं है, बेंच अच्छे नहीं है, बोर्ड अच्छे नहीं है, बच्चे के लिए बैठने की जगह अच्छी नहीं है, रूम्स अच्छे नहीं हैं, वो प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये डायरेक्ट आपको इफेक्ट नहीं करेगा। द अपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, द अपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये है कि डिससेटिस्फैक्शन का अपोजिट जो वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। कि आप जो हैं डिससेटिस्फाई हैं, उसका उल्टा आप ये नहीं हो सकता कि सेटिस्फाई हैं, उसका उल्टा हो सकता है नो डिससेटिस्फैक्शन, कि आप असंतुष्ट नहीं हैं। मतलब कि आप जो हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, उसका उल्टा ये नहीं होगा कि आप संतुष्ट हैं, उसका उल्टा ये होगा कि आप असंतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसके बाद वर्कर के काम से
प्रत्यक्ष तौर पर कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है वर्कर के काम को, तो वो करता है मोटिवेशन फैक्टर। कि आपकी पढ़ाई की आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपके काम की इज्जत नहीं है, आपको ध्यान नहीं दिया जा रहा है आपकी बातों पे, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान जो है वो मोटिवेशन फैक्टर। फिर सेटिस्फैक्शन किस तत्व की मौजूदगी में आती है, सेटिस्फैक्शन जो है वो कौन से तत्वों की मौजूदगी में आती है कि आप सेटिस्फाई हैं, उसके लिए कौन सा फैक्टर जो हो वो काम करेगा, वो करेगा मोटिवेशन फैक्टर। इसके बाद है अगर मोटिवेशन फैक्टर मौजूद ना हो तो क्या स्थिति होगी। मान लीजिए कि अगर मोटिवेशन फैक्टर नहीं है वहाँ पे मौजूद, तो क्या होगा, आप नो सेटिस्फैक्शन, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे फिर वहाँ पे, ठीक है, नो सेटिस्फैक्शन रहेगी आपके अंदर। उसके बाद मोटिवेशन फैक्टर के संदर्भ में जो है ये एक स्टेटमेंट है, द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये भी एक टर्म है, ये आपको याद कर लेनी है। इसके बाद है साइकोलॉजिकल नीड्स को किस फैक्टर से पूरा किया जा सकता है, साइकोलॉजिकल नीड्स को जो है उसके हाइजीन फैक्टर से पूरा किया जा सकता है। इसके बाद है साइकोलॉजिकल नीड्स को किस फैक्टर से पूरा, सॉरी ऊपर था फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो होती है हाइजीन फैक्टर से, यानी कि जो फिजिकल नीड हैं जो दिखाई देती हैं सारी की सारी। साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो होती हैं मोटिवेशन फैक्टर से प्रभावित, ठीक है, जो आप मोटिवेट होते हैं अपने काम को लेकर के। इसके बाद जॉब इनरिचमेंट की अवधारणा किसने विकसित की, वो दी फ्रेडरिच हार्सबर्ग ने। जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनरिचमेंट को कैसे हासिल किया जा सकता है, वर्टिकल जॉब लोडिंग से, ठीक है। देखो यहाँ इनको एक्सप्लेन करने का समय है नहीं हमारे पास, तो हम जो है इनके ऊपर बात ही कर सकते हैं। इसके बाद एक वर्कर को अपनी तात्कालिक जॉब में आगे बढ़ने के अवसर क्या कहलाता है, एक वर्कर जो है वो अपनी ही जॉब में जो है आगे बढ़े उसको कहते हैं वर्टिकल जॉब लोडिंग, ठीक है। और वर्टिकल जॉब लोडिंग अपने ही काम में आगे बढ़े, यानी कि वर्टिकल जॉब लोडिंग इस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग इस तरीके से होता है, ठीक है। आप क्लर्क हैं, क्लर्क को ही जो है उसकी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन है कलर की, लेकिन आप क्लर्क थे, क्लर्क से जो है आप अपर डिविजनल क्लर्क बनते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे कोई दूसरा पद मिलता है, आपको सुपरवाइज़र मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गया, फिर आपको डायरेक्टर मिल गया, फिर आपको असिस्टेंट सीईओ मिल गया, फिर सीईओ मिल गया। इस तरीके से जो है आप एक कंपनी में ये वर्टिकल जॉब लोडिंग होता है, ठीक है। तो यही वर्टिकल जॉब लोडिंग जो है वो जॉब इनरिचमेंट को हासिल कर सकता है। फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन किसकी अवधारणा, अब नए थिंकर आ गए हैं, नए थिंकर आ गए हैं, ये है क्रिस आर्गेरिस की, क्रिस आर्गेरिस, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये थे सारे के सारे क्वेश्चन इससे पहले वाले फ्रेडरिक हार्सबर्ग के। अब आ गए हैं क्रिस आर्गेरिस के। फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है, वो है क्रिस आर्गेरिस का। इसके बाद आता है टी ग्रुप और सेंसिटिव ट्रेनिंग। टी ग्रुप और सेंसिटिव ट्रेनिंग जो है ये किसकी अवधारणा है, ये है क्रिस आर्गेरिस की। देखो हर एक थिंकर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने कुछ आइडियाज़ हैं, वही आपको याद रखनी है। जैसे आपने यहाँ पे देखा हाइजीन फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर, ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी, ये आप लोगों ने देखा यहाँ पे, यही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। यहाँ से क्रिस आर्गेरिस आ गया, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन तो कॉन्सेप्ट आ गया, टी ग्रुप एंड सेंसिटिव ट्रेनिंग का आ गया, तो क्रिस आर्गेरिस को यहाँ से याद रख लेना। इसके बाद लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है, क्रिस आर्गेरिस का, ठीक है। दो तीन चीज़ें जुड़ी होती हैं इन लोगों से, वही आपको याद रखनी होती है। 19 थिंकर हैं कुल मिलाकर के, हम इनके अंदर जो है 19 थिंकर कवर कर रहे हैं पब्लिक एड के, जहाँ से आपके 10 क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही आते रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो 10 क्वेश्चन जो यहीं से मिलने वाले हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आध ना भी आए तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिस आर्गेरिस का हो गया। इसके बाद क्रिस आर्गेरिस के मुख्य काम कौन से, यानी कि मेन उनके द्वारा लिखी गई किताबें कौन सी हैं। एक तो है पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन 1957, इसके बाद है इंटीग्रेशन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वेजन 1965, इंटरवेंशन थ्योरी एंड मेथड 1970, एक्शन साइंस 1985, ये इसकी किताबें हैं। फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के क्रिस आर्गेरिस ने कितने ढांचे बताए हैं, कितने तरह का उसका जो है वो स्ट्रक्चर होगा, वो 4 तरह का होगा। 4 स्ट्रक्चर हैं फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के। फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के कौन से स्ट्रक्चर में जो है काम एक रूटीन में होगा, यानी कि एक रूटीन में, पैरामेडिकल स्ट्रक्चर में, पिरामेडिकल स्ट्रक्चर होता है ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर काम जो है वो एक रूटीन के अंदर होगा। क्रिस आर्गेरिस ने एन अडेप्टेड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस प्रकार का बताया है, मतलब एन अडेप्टेड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल होता है लिखित, डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। तो ये कहा है इसने परंपरागत, लेकिन भागीदारी पार्टिसिपेटरी होगा और परंपरागत होगा। वर्कर अपने काम के लिए स्वयं निर्णय लेगा,
ये फ्यूचर संगठन के किस ढांचे में बताया गया है, यानी कि फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ढांचे में ये है कि एक वर्कर जो है वो अपने काम को खुद कर सकता है, स्वयं निर्णय ले सकता है। ये दिया है उसने परिभाषित परंतु भागीदारी ढांचा, यानी कि डिफाइंड बट पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अंदर। इसके बाद है किस संगठन के ढांचे में वर्कर की शक्तियाँ नियमित तरीके से परिभाषित की जाएंगी, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको चारों के नाम भी आ गए हैं, ठीक है। किस संगठन के ढांचे में वर्कर की शक्तियाँ नियमित तरीके से परिभाषित की जाएंगी, डिफाइन की जाएंगी, ठीक है। तो वो की जाएंगी आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। वर्कर्स को परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग देकर काम करवाना है। क्रिस आर्गरिस ने क्या कहा है, मतलब कि वर्कर्स को ट्रेनिंग देकर काम करवाने को क्रिस आर्गरिस क्या कहते हैं, वो कहते हैं टी ग्रुप, ट्रेनिंग ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्कर काम के प्रति सेंसिटिव होते हैं, ये कौन से संगठन में, टी ग्रुप ट्रेनिंग से, ठीक है। तो संगठन के नियम और रणनीति को समय समय पर जांच करने वाले संगठन को आर्गरिस ने क्या कहा, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको आर्गरिस से संबंधित 3-4 चीज़ें मेन याद रखनी है, टी ग्रुप, लर्निंग और फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्रिस आर्गरिस ने कितने प्रकार की लर्निंग बताई है, 2 प्रकार की लर्निंग, ठीक है। 2 प्रकार की लर्निंग में भी जो है उसमें देखिए मैनेजर के बिहेवियर की जांच करने को आर्गरिस ने क्या कहा है, मॉडल 1 बिहेवियर, यानी कि सिंगल लूप लर्निंग, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद है लर्निंग के कौन से मॉडल में परंपरागत तरीके को अपनाया गया है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कौन से मॉडल में परंपरागत तरीके को अपनाया गया, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके को अपनाया गया है। इसमें गया मॉडल 1 बिहेवियर, यानी कि सिंगल लूप लर्निंग, ठीक है, सिंगल लूप लर्निंग को, ठीक है। मैनेजर के बिहेवियर को मॉडल 2 बिहेवियर किस मेथड में कहा है, ठीक है। मैनेजर का जो बिहेवियर है वो मॉडल 2 बिहेवियर में किस मेथड में कहा, वो कहा डबल लूप लर्निंग में, डबल लूप लर्निंग, ठीक है। इसके बाद है लर्निंग के कौन से मॉडल में समस्या समाधान के लिए किसी नए तरीके को अपनाया जाता है। समस्या समाधान के लिए जो है वो नया तरीका अपनाया जाएगा, वो होगा डबल लूप लर्निंग में, ठीक है। पहले में क्या होगा कि ट्रेडिशनल तरीके होंगे, और सेकंड में क्या होगा, सेकंड में होगा बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए वो जो है नए तरीके अपनाए जाएंगे, बिल्कुल जो पहली बार यूज होते हैं उन तरीकों को यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नए थिंकर शुरू होते हैं, उस थिंकर के क्वेश्चन खत्म। रेंसेस लिकर्ट अब नए थिंकर हैं, ठीक है, क्रिस आर्गरिस के खत्म हो गए। रेंसेस लिकर्ट में पहला क्वेश्चन ये बनता है, किसे क्रिएटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिएटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाता है, रेंसेस लिकर्ट को। रेंसेस लिकर्ट किस अप्रोच से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से, ठीक है, याद रखना है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से। इसके बाद है मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4 लोक प्रशासन में किसने दिया है, ये दिया है रेंसेस लिकर्ट ने, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे क्रिएटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखना है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4। इसके बाद इनकी कुछ किताबें हैं, किताबें कौन कौन सी हैं, रेंसेस लिकर्ट की किताबें हैं, ए टेक्निक ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स 1932, पैटर्न फॉर मैनेजमेंट 1961, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मैनेजमेंट एंड वैल्यू 1967, न्यू फेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये है 1976। ये किताबें आपको याद रख लेनी है। इसके बाद लिकर्ट्स के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार हैं, लिकर्ट के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार हैं, तो वह हैं 2 प्रकार, 2 टाइप। इसके बाद आता है लिकर्ट ने किस नेतृत्व को लो परफॉर्मिंग नेतृत्व कहा, यानी कि लिकर्ट ने किस लीडरशिप को लो परफॉर्मिंग लीडरशिप कहा। उसने कहा कि जॉब सेंटर्ड लीडरशिप। तो इसने जो है 2 तरीके की लीडरशिप बताई है, एक जॉब सेंटर लीडरशिप है, एक एम्प्लॉय सेंटर लीडरशिप है, ठीक है। तो इसने कहा कि लो परफॉर्मिंग लीडरशिप जो है वो होती है जॉब सेंटर, जो सिर्फ जॉब के लिए काम करती हूँ। लिकर्ट ने किसे हाई परफॉर्मिंग लीडरशिप का, देखिए सेकंड आ गई, ये आ गई एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप, ठीक है, ये एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप आ गई। इसके बाद लिकर्ट ने कौन सी 4 मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, कौन सी 4 मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, वो की है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम, और दूसरा है बेनिटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम, ठीक है। ये 2 इन्होंने बताए हैं, 4 बताए हैं, 4 एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम 1, बिहेवियरल बेनेवलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम 2। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था पिछली बार, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था रेंसेस लिकर्ट का। उसके बाद है कंसल्टेंट सिस्टम, उसके बाद पार्टिसिपेटिव सिस्टम, और यही क्वेश्चन जो है ये साथ में जो है जो हिमाचल प्रदेश का पीसीएस का एग्जाम हुआ था फिलहाल में, उसमें भी आया हुआ था, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन आता है किस सिस्टम में सारे निर्णय ऊपर के लोगों द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा निर्णय किस सिस्टम में लिए जाते हैं, उसमें लिए जाते हैं एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम में, यानी कि एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम जो है उसके अंदर सारे के सारे डिसीजन जो है वो एक हायर अथॉरिटी द्वारा लिए जाएंगे। इसके बाद है मैनेजर अपनी अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए वर्कर्स को सजा के बजाय पुरस्कार किस सिस्टम में देते हैं, वो देते हैं बेनेवलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम 2। बेनेवलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम 2। दिखावे के लिए वर्कर्स को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा किस सिस्टम में दिया जाएगा, वो देगा कंसल्टेटिव सिस्टम 3। इसके बाद रेंसेस लिकट किस सिस्टम को बेस्ट मानते हैं, वो मानते हैं पार्टिसिपेटिव सिस्टम 4। ठीक है। इसके बाद किस सिस्टम में दो तरफा संचार होगा, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन कहाँ पे होगा, पार्टिसिपेटिव सिस्टम 4 में। इसके बाद है वर्कर्स का जेन्युइन पार्टिसिपेशन किस सिस्टम में होगा, जेन्युइन पार्टिसिपेशन वो होगा पार्टिसिपेटिव सिस्टम 4 में। ठीक है। इसके बाद है ये हो गए इनके क्वेश्चन रेंसेस लिकट के। तो रेंसेस लिकट के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये पहले 3 क्वेश्चन। ठीक है। क्रिएटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अप्रोच, और उसके बाद मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4। ठीक है। ये उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इनकी किताबें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन सबसे जरूरी है, ये याद कर लेने हैं। लीडरशिप के कितने टाइप बताए हैं उसने, 2 टाइप बताए हैं, ये भी याद रख लेंगे आप। इसके बाद शुरू होते हैं नए थिंकर, वो आते हैं यजिकल ड्रोर, पॉलिसी साइंस से रिलेटेड है यजिकल ड्रोर। तो यजिकल ड्रोर जो हैं उनको किस काम के लिए जाना जाता है, इनको जाना जाता है वर्क इन पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिसी साइंस, पॉलिसी साइंस के लिए जो है इनको जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद है लोक प्रशासन के लिए पब्लिक पॉलिसी को किसने महत्वपूर्ण माना है, लोक प्रशासन के लिए पब्लिक पॉलिसी को किसने इंपॉर्टेंट माना है, ये माना यजिकल ड्रोर ने। ठीक है। पॉलिसी साइंस कहीं पे लिखा दिख जाए, पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिसी साइंस कहीं पे दिखे तो यजिकल ड्रोर का नाम अगर वहाँ पे है तो बेशक लगा सकते हैं। इंक्रीमेंटलिज्म पॉलिसी साइंस जो है वो भी एक व्यक्ति ने दिया है, उसका नाम भी बता दूंगा थोड़ी देर में, वही देखते हैं। इसके बाद पब्लिक पॉलिसी के लिए अलग विषय की बात किसने की है, अलग विषय, यानी कि एज ए सब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी के लिए जो है पब्लिक पॉलिसी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो किसने बताया है, ये कहा है यजिकल ड्रोर ने। ठीक है। तो प्रशासन के लिए पब्लिक पॉलिसी के लिए अलग से विषय को यजिकल ड्रोर ने किस नाम से शुरुआत की, ये कहा कि पॉलिसी साइंस नाम से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो जिसके अंदर पब्लिक पॉलिसी के ऊपर स्टडी करवाई जाए। ठीक है। इसके बाद इनकी कुछ बुक्स हैं, उनको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिन 1968, डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंस 1971, वेंचर इन पॉलिसी साइंस 1971। ठीक है। इसके बाद है पॉलिसी मेकिंग एडवर्सिटी पॉलिसी मेकिंग एडवर्सिटी 1986, द कैपेसिटी टू गवर्न ए रिपोर्ट टू द क्लब ऑफ रोम, ये 2000 में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। इस किताब को, जो ये वाली किताब है, इस पूरी किताब का नाम जो है द कैपेसिटी टू गवर्न ए रिपोर्ट टू द क्लब ऑफ रोम 2000 में आती है, यजिकल ड्रोर की, ये आपको याद रख लेनी है। आगे देखिए, पॉलिसी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो मानते हैं नॉलेज होनी जरूरी है। नॉलेज इंटीग्रेशन का विचार, ये बहुत जरूरी है। नॉलेज इंटीग्रेशन का विचार या आइडिया किसने दिया, विचार लिकट ने दिया था, और लिकट ने किस संदर्भ में दिया था, वो दिया था गुड पब्लिक पॉलिसी के रेफरेंस में। ठीक है, उस संदर्भ में। यजिकल ड्रोर ने सबसे प्रभावित नॉलेज किसे कहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव नॉलेज जो हो वो कौन सी होगी, इंटीग्रेटेड नॉलेज, इंटीग्रेटेड यानी कि जुड़ी हुई। यजिकल ड्रोर ने नॉलेज के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार की नॉलेज बताई है। ड्रोर ने नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट किस नॉलेज के अंतर्गत रखे हैं, वो रखे हैं उसने नॉलेज अबाउट कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट, नॉलेज अबाउट कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट, यानी कि सारे साइंस वाले सब्जेक्ट इसमें होंगे। मनुष्य के संबंधों का, यानी कि ह्यूमन रिलेशंस के स्टडी को यजिकल ड्रोर ने कौन सी नॉलेज में रखा, वो रखा है नॉलेज अबाउट कंट्रोल ओवर सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड नॉलेज को जो है उसने ह्यूमन रिलेशंस के जो स्टडी है उससे रिलेटेड रखा। साइंस की स्टडी को उसने रखा एनवायरमेंटल के अंदर। इसके बाद नॉलेज का कौन सा प्रकार जो मौलिक रूप से यजिकल ड्रोर ने विकसित किया, यानी कि इसका खुद का कौन सा है, इनकी फंडामेंटल रिसर्च कौन सी है, इनकी फंडामेंटल रिसर्च जो है वो है मेटा कंट्रोल, नॉलेज अबाउट कंट्रोल ओवर कंट्रोल, यानी कि हम जिन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है, तो इसलिए जो ये मेटा कंट्रोल जो है इनका खुद का एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये नॉलेज वाली सारी बातें याद रखनी है इनकी। ड्रोर ने नीति निर्माण के कितने चरण बताए हैं, ये कहा कि 3 स्टेप होते हैं एक पॉलिसी मेकिंग के। ठीक है,
नीति निर्माण के किस क्षेत्र की पहचान करना, नीति निर्माण की कौन सी स्टेज है, मतलब कि नीति निर्माण में किसी क्षेत्र को पहचान करना, किसी एरिया को पहचान करना कि पॉलिसी कहाँ बनानी है, तो वो कौन सी स्टेज होगी, वो होगी मेटा पॉलिसी मेकिंग फर्स्ट स्टेज। ठीक है, इसके बाद है विभिन्न, मतलब कि उसके बाद बहुत सारे विकल्प होते हैं, विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को, यानी कि बहुत सारी चॉइस हैं, बहुत सारी चॉइस में से किसी एक चॉइस का हमें जो है वो चयन करना है और उसकी स्टडी करनी है। उसको कौन सी स्टेज में रखा गया है पॉलिसी मेकिंग की, वो रखा गया स्टेज, जो पॉलिसी मेकिंग स्टेज होती है वो। इसके बाद ड्रोर ने बताया, ड्रोर द्वारा बताई गई नीति निर्माण की तीसरी स्टेज में किस कार्य को पूरा किया जाता है, वो किया जाता है इम्प्लीमेंट और रिजल्ट का रिव्यू। ठीक है, तो 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज में जो है प्रॉब्लम फाइंड आउट की जाएगी, पहचान की जाएगी। उसके बाद कई विकल्प आएंगे उसको सोल्व करने के, वो पॉलिसी मेकिंग की स्टेज होगी सेकंड, जहाँ पे विकल्प एक चुना जाएगा, कोई एक विकल्प होगा उसको सोल्व करने के लिए। उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी जहाँ पे जो है वो एक विकल्प चुना है, उस एक विकल्प को जो है हमें इम्प्लीमेंट करना है और रिजल्ट का ओवरव्यू करना है, उसको हम कहेंगे थर्ड स्टेज। ठीक है, ये था यजिकल ड्रोर। यजिकल ड्रोर में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, कम ही चीज़ें हैं। पॉलिसी साइंस, पब्लिक पॉलिसी एक एज ए सब्जेक्ट उन्होंने इसकी बात की, इंटीग्रेटेड नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, यहीं तक जो है उन आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद है फ्रेड डब्ल्यू रिग्स किस अप्रोच से जुड़े हुए हैं। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स जो है वो किस अप्रोच से जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं इकोलॉजिकल अप्रोच से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स को याद रखना। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स से हर बार क्वेश्चन आता है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच, बिल्कुल आप इसको ये मान लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएंगे फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। ठीक है, तो फ्रेड डब्ल्यू रिग्स को ध्यान से सुनिए। आगे आने वाले 2-3 थिंकर ऐसे ही हैं, ड्वाइट वाल्डो भी ऐसे ही आपको मिलेंगे, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेड डब्ल्यू रिग्स जो हैं उनको इकोलॉजिकल अप्रोच के लिए जाना जाता है। ठीक है, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स जो है लोक प्रशासन के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन के। यानी कि फ्रेड डब्ल्यू रिग्स को जो है वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर माना जाता है। मैं आपको बता देता हूँ आप सभी के लिए जो नया यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, तो हमने जो है इसके ऊपर यूट्यूब चैनल पे अलग अलग थिंकर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डाल रखी हैं। ठीक है, कंप्लीट उनके जो आइडिया हैं, कई थिंकर के बारे में 6-7 थिंकर जो हमने डाल रखे हैं। और इसके अलावा हमने कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो हैं इनकी वीडियो बना करके हमने यूट्यूब पे डाल रखी हैं। आप उनको जा करके देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं कि क्या है। इसके बाद फ्रेड रिग्स ने कितने तरह के प्रशासन की बात की है। फ्रेड रिग्स कितने तरह के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, वो करते हैं 3 तरह के। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के फादर कौन है, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ ए प्रिमिटिव सोसाइटी। पुस्तक किसकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी, ये इनका कॉन्सेप्ट भी है प्रिमिटिव सोसाइटी का, तो ये फ्रेड डब्ल्यू रिग्स का है। रिग्स अपने मॉडल, प्रशासनिक मॉडल को विकसित करने के लिए किस अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का, कि संरचनात्मक कार्यात्मक अवधारणा। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है उसका यूज़ करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर हैं इस पूरी की पूरी यूनिट में। लोक प्रशासन में इकोलॉजिकल अप्रोच की शुरुआत किसने की थी, लोक प्रशासन में इकोलॉजिकल अप्रोच किसने शुरू की थी, वो की थी जेम्स गॉस, रॉबर्ट डहेल एंड रॉबर्ट मर्टन। तो इकोलॉजिकल अप्रोच से जुड़े हुए कौन है, रॉबर्ट मर्टन, जेम्स गॉस, रॉबर्ट डहेल और साथ में आपके फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। ठीक है, इकोलॉजिकल अप्रोच से। इकोलॉजिकल अप्रोच किन आर्गुमेंट पर बेस्ड है, कौन से आर्गुमेंट हैं इसके इकोलॉजिकल अप्रोच के, तो वो आर्गुमेंट है प्रशासन समाज के अंदर के चारों तरफ के तत्वों से प्रभावित होता है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सोसाइटी के चारों तरफ का जो एलिमेंट होते हैं, जो भी वो हैं, उनसे प्रभावित होता है। इसके बाद प्रशासन जो है सामाजिक, परंपरागत, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होता है। ये इसके मेन आर्गुमेंट हैं। इसके बाद फ्रेड रिग्स ने कितने प्रकार के समाज बताए, वो कहा कि 3 तरह की सोसाइटी रही है, थ्री टाइप ऑफ सोसाइटी, ये याद रखनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स जो है मतलब कि सॉरी फ्यूज्ड सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी है, तो 3 सोसाइटी बता रहा ना, एक उसमें से फ्यूज सोसाइटी है। किस तरीके की सोसाइटी, ये ओल्ड सोसाइटी होगी, यानी कि ये परंपरागत सोसाइटी, कृषि आधारित समाज है। ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल एंड एग्रेरियन सोसाइटी। इसके बाद है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, दूसरा मॉडल सोसाइटी का, पहला हुआ फ्यूज्ड, दूसरा डिफ्रैक्टेड। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी है, ये है डेवलप्ड सोसाइटी है और इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। ठीक है, डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, विकसित और औद्योगिक समाज। इसके बाद है तीसरा प्रिज्मेटिक सोसाइटी, किस तरीके की सोसाइटी है। ठीक है, पहली थी फ्यूज्ड, दूसरी है डिफ्रैक्टेड, तीसरी है प्रिज्मेटिक। तो 3 सोसाइटी हैं, तीनों सोसाइटी को याद रखना है। पहली जो थी फ्यूज्ड में थी,
ट्रेडिशनल एंड एग्रीकल्चर एग्रेरियन सोसाइटी। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी जो है वो डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। प्रिस्मेटिक सोसाइटी जो है वो है उत्तर औपनिवेशिक विकसित समाज, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल एंड डेवलप्ड सोसाइटी। पोस्ट कॉलोनियल एंड डेवलप्ड सोसाइटी। अब देखिए ये क्या कहता है, फ्यूज सोसाइटी की विशेषताएं क्या हैं। फ्यूज सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फ्यूज में आती हैं एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2020 में आया हुआ था, ठीक है। फ्यूज सोसाइटी जो हो एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल, फैमिली एडमिनिस्ट्रेशन, मोनार्क, बर्थ डोमिनेंस एंड चैम्बर मॉडल, ये आपको याद रखना है। ये फ्यूज सोसाइटी की विशेषताएं हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, ट्रेडिशनल सोसाइटी है, फैमिली बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मोनार्की यानी राजतंत्र होगा, बर्थ डोमिनेंस शासन होगा यानी कि बर्थ के आधार पे शासन मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वो चैम्बर मॉडल, इसका नाम रखते हैं वो चैम्बर मॉडल, यहाँ पे चैम्बर मॉडल लागू होगा। चैम्बर मॉडल किस सोसाइटी में देखने को मिलता है, फ्यूज सोसाइटी में। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की विशेषताएं क्या हैं, अब डिफ्रैक्टेड को देखिए, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, कोई एक नहीं होगा। डिवीजन ऑफ लेबर एंड वर्क का और लेबर का डिवीजन किया जाएगा। इंडस्ट्रीज होंगी, मार्केट प्रिंसिपल होंगे। इसके बाद वर्क इज इंपॉर्टेंट, काम यहाँ पे जरूरी होगा। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, यानी कि गवर्नमेंट जो होगी मोनार्क नहीं होगी, वो होगी ह्यूमन राइट बेस्ड। इसके बाद है, इसको बोलता है वो ब्यूरो मॉडल, जैसे उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है ये चैम्बर मॉडल। फ्यूज सोसाइटी को, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के मॉडल को बोलता है ब्यूरो मॉडल। इसके बाद है, किस सोसाइटी में ब्यूरो मॉडल देखने को मिलेगा, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। फ्रेडरिक्स जो हैं वो किस सोसाइटी पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो करते हैं प्रिस्मेटिक सोसाइटी पे। प्रिस्मेटिक सोसाइटी साल। तो एक और बात यहाँ पे ये कहते हैं, अब देखिए प्रिस्मेटिक सोसाइटी का मॉडल हो गया। प्रिस्मेटिक सोसाइटी मॉडल देखिए, साला मॉडल कौन सा है, साला मॉडल जो किस सोसाइटी में देखने को मिलता है, वो मिलता है प्रिस्मेटिक सोसाइटी में। तो यहाँ पे जो है, जो फ्यूज सोसाइटी है, फ्यूज सोसाइटी में आपको चैम्बर मॉडल देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में आपको जो है वो कौन सा मॉडल देखने का, ब्यूरो मॉडल देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्यूरो मॉडल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जबकि साला मॉडल जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा प्रिस्मेटिक सोसाइटी में, ठीक है। ये तीनों मॉडल आपको तीनों अलग अलग सोसाइटी के तरीके से याद रख लेने। फिर है प्रिस्मेटिक सोसाइटी किन देशों में की गई रिसर्च के ऊपर बेस है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिस्मेटिक सोसाइटी का जो उनका कॉन्सेप्ट है, उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये कौन से देशों में रिसर्च के बाद आया था, ये आया था थाईलैंड और फिलीपींस की रिसर्च के बाद में। इसके बाद है, रिक्स ने प्रिस्मेटिक सोसाइटी की कितनी विशेषताएं बताई हैं, उसने बताई है 3 विशेषताएं। प्रिज्मेटिक सोसाइटी की 3 विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं, वो हैं हेट्रोजेनिटी, फॉर्मलिज्म और फंक्शनल ओवरलैपिंग, ठीक है। ये तीनों याद रखनी है आपको। इसके बाद रिक्स ने आर्थिक व्यवस्था के लिए किस मॉडल को विकसित किया है, वो मतलब कि देखो रिक्स ने आर्थिक व्यवस्था के लिए कौन सा मॉडल बताया है, बाजार कैंटीन मॉडल, ठीक है। और उसके लिए कौन सा मॉडल बताया है सोसाइटी के लिए, साला मॉडल प्रिस्मेटिक सोसाइटी में, और बाजार कैंटीन मॉडल, ये 2 मॉडल बताता है। रिक्स ने जो है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किस मॉडल की पहचान की है, देखिए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तो साला मॉडल हो गया, आर्थिक व्यवस्था के लिए हो गया बाजार कैंटीन मॉडल, दोनों याद रखने हैं। ये पेपर में मैंने कई बार देखा इन क्वेश्चंस को, तो लगातार देखता आ रहा हूँ, ठीक है। साला का क्या अर्थ है, साला का अर्थ है सरकारी दफ्तर। किस मॉडल में जो है भाई भतीजावाद देखने को मिलता है, वो मिलता है साला मॉडल के अंदर, ठीक है। रिक्स ने साला मॉडल की कितनी विशेषताएं बताई हैं, उसने बताई हैं 3 विशेषताएं। पहले बताई है पॉलीकम्युनलिज्म, कलेक्ट्स और पॉली नॉर्मेटिविज्म, ठीक है। ये कलेक्ट्स का क्या अर्थ है, कलेक्ट्स का मतलब है क्लब प्लस सेक्ट, यानी कि क्लब डिफ्रैक्टेड सोसाइटी से लिया गया है और सेक्ट्स जो वो फ्यूज सोसाइटी से लिया गया है। बाजार कैंटीन मॉडल की क्या विशेषता है, बाजार कैंटीन मॉडल में जो है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लागू होगा, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग एंड अडल्ट्रेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। इसके बाद है डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हाइपोक्रेसी, किसकी पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपका। इससे क्या है कि अभी आपके जो है वो क्वेश्चन जो हैं फ्रेडरिक्स वाले ख़त्म हुए, अब आते हैं आपके क्वेश्चन डिवाइट वाल्डो के। फ्रेडरिक्स वाले क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, फ्रेडरिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है देखो फ्रेडरिक्स हो गया, हार्जबर्ग हो गया, डगलस मैकग्रेगर हो गया और एल्टन मेयो हो गया, और साथ में जो है हेनरी फ्योल हो गया, इससे पहले जो आए थे, लुथर गुलिक हो गया, ठीक है। ये जो थिंकर गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ में मैक्स वेबर भी इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट साइमंड भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेने हैं ये थिंकर। इसके बाद अभी आ रहे हैं डिवाइट वाल्डो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किताब बार बार पूछी जाती है, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी। तो ये जो किताब है ये बार बार आती है पेपर में, तो इसको याद रख लेना, ये डिवाइट वाल्डो की किताब है, डिवाइट वाल्डो की किताब है।
द इंटरप्राइजेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसकी है? ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, डिवाइड वाल्डो की, बार बार पूछी जाती है। प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वाल्डो ने किस तरह से देखा है? तो इसने कहा कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग है। ये कहता है कि जो प्राइवेट है वो अलग है और पब्लिक वाला जो है वो अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन में वाल्डो किस तरह का संबंध मानते हैं? यानी कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में वाल्डो किस तरीके का संबंध मानते हैं? वो कहते हैं कि दोनों अलग हैं, यानी कि ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी को मानते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। प्रशासन को वाल्डो ने क्या माना? प्रशासन को वाल्डो ने जो है वो आर्ट एंड साइंस दोनों माना है। वाल्डो को किस तरह का आलोचक माना जाता है? वो जाता है हेटेरोडॉक्स क्रिटिक। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो ये बातें हो रही हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, ये वाली जरूरी है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, वाल्डो का प्रशासन के किस क्षेत्र में योगदान है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? डिवाइड वाल्डो। ठीक है, डिवाइड वाल्डो फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1960 और 70 के दशक में शुरू हुए आंदोलन को प्रशासनिक क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम के नाम से इसको जाना जाता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के नाम से जो है सामाजिक और राजनीतिक जो इंस्टेबिलिटी थी, सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण जो है 1960 और 70 में जो है एक आंदोलन शुरू हुआ था अमेरिका के अंदर, तो उसको जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मीनोब्रुक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? डिवाइड वाल्डो ने। यहीं से जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से आता है और ये होती है 1968 में। ठीक है, मीनोब्रुक, प्रथम मीनोब्रुक सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? ये था प्रशासन की नई अवधारणाएं विकसित करना, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के नए कॉन्सेप्ट जो हैं वो डेवलप करने थे। ठीक है, प्रशासन को जनता की समस्याओं का समाधान करना है, चाहे उसे राजनीति में हिस्सा लेना पड़े। ये बात किसने कही है? ये कही है डिवाइड वाल्डो ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है इनकी। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को राजनीति में आने को डिवाइड वाल्डो क्या कहते हैं? ये कहते हैं न्यू रोमांटिसिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बेसिक चीज़ें क्या हैं? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बेसिक धारणा क्या है? वो है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है और रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी होती है। ये तीनों याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी हर एक बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हैं थिंक करते हैं डिवाइड वाल्डो। ठीक है, तो मीनोब्रुक के बारे में दो चार बातें बता देता हूँ। मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो हुई है, फर्स्ट हुई थी 1968 में। ठीक है, सेकंड हुई थी 1988 में। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आती है इसके बाद आती है आपकी 2008 में। ठीक है, यहाँ पे जो है इनके साथ में एक किताब लिखी गई है मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के नाम से, वो लिखी है फ्रैंक मैरिनी ने। ठीक है, फ्रैंक मैरिनी जो है वो किताब लिखी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, पीटर ड्रकर रहते हैं हमारे। ठीक है, पीटर ड्रकर को देखते हैं। पीटर ड्रकर क्या कहते हैं? पीटर ड्रकर मैनेजमेंट में जो है किस अप्रोच को अपनाते हैं? पीटर ड्रकर मैनेजमेंट में किस अप्रोच को अपनाते हैं? ये अपनाते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को। ठीक है, मैनेजमेंट फॉर द फ्यूचर, ये किताब है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। किसने लिखी है? पीटर ड्रकर ने। ठीक है, मैनेजमेंट चैलेंज फॉर द 21st सेंचुरी, ये भी किताब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किताब भी पीटर ड्रकर की है। मैनेजमेंट को लिबरल आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कॉन्सेप्ट है पीटर ड्रकर की। मैनेजमेंट को लिबरल आर्ट किसने कहा है? तो वो कहा पीटर ड्रकर ने। नॉलेज वर्कर का विचार किसने दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका कि अभी जो है वो ब्लू कॉलर जॉब खत्म होंगी, नॉलेज वर्कर आएंगे। नॉलेज वर्कर का विचार जो है वो है पीटर ड्रकर का, आपको याद करना है। ब्लू कॉलर की समाप्ति की बात भी पीटर ड्रकर ने की है। ड्रकर के अकॉर्डिंग जो है एक वर्कर को जो है अपने किस काम के लिए अपने मैनेजर को सूचना देनी चाहिए। मतलब ये कहना चाहता है कि कोई वर्कर जो है अपने काम की सूचना देना चाहता है, तो वो कौन सा काम दे? वो उस काम की सूचना दे जब काम नॉर्मल से ज़्यादा किया जाए। यानी कि मैं डेली काम करता हूँ, मैं 150 प्रोडक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं हर रोज़ ये ना बताऊँ जाके अपने मैनेजर को कि मैंने आज भी 150 बनाए, आज भी 150 बनाए। आपको बताना क्या है? आपने मान लीजिए एक दिन जो है वो 170 बना दिए, तो आपको जाके बताना है कि देखो 150 बनाता था, आज 20 एक्स्ट्रा बना दिए हैं। ये जाके बताना है। ठीक है, मैनेजमेंट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए? ऑब्जेक्ट्स या उद्देश्य। ये कहता है कि मैनेजमेंट जो है कभी भी मैनेजर के द्वारा या किसी और के द्वारा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो मोटिव है, उसका जो उद्देश्य है, उसके द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। ड्रकर के अनुसार लक्ष्य उद्देश्य को किस सत्र तक बनाया जाना चाहिए? ड्रकर के अनुसार
यानी कि लक्ष्य यानी कि उसका जो एम है और जो ऑब्जेक्टिव है उसको किस स्तर से बनाना चाहिए, निचले स्तर से, यानी कि जो मैनेजमेंट है नीचे वर्कर काम करते, तो ये कहता है कि वर्कर से शुरू करना चाहिए बनाना, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार करना है तो वहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके की बात करता है। अभी हमारे जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन थे जितने भी थिंकर हैं उनसे रिलेटेड। अब क्वेश्चन आते हैं इनकी थ्योरीज से रिलेटेड, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग पढ़नी पड़ती हैं, हमने उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है। जैसे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही रिग्स का ही नाम आएगा तुलनात्मक लोक प्रशासन में, आ सकता है। देखिए हम बता देते हैं कहाँ कहाँ से आएंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, ये बात आ सकती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन कहता है कोई भी थ्योरी जो वो यूनिवर्सल नहीं है, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग थ्योरी होंगी, यानी कि कोई थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है, अलग अलग देशों का अलग अलग कल्चर है तो अलग अलग कल्चर के लिए अलग अलग थ्योरी होगी, ये कहता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के उदय होने के क्या कारण थे, तुलनात्मक लोक प्रशासन क्यों उभर कर आता है, ये आता है प्रशासन परंपरागत लोक प्रशासन की आलोचना हो रही थी, वर्ल्ड वॉर II के बाद नए देशों का जन्म हुआ, लोक प्रशासन में व्यवहारवादी अवधारणा आई, बिहेवियरल अप्रोच आई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक कैग कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप कहाँ पर बनाया गया था, अमेरिका के अंदर, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स इसके अध्यक्ष होते थे, ठीक है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ बनाया गया था, वो बनाया गया था अमेरिका के अंदर, ठीक है। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स जो है वो इसके अध्यक्ष थे। तुलनात्मक प्रशासन ग्रुप के फाउंडिंग चेयरमैन कौन थे, तुलनात्मक इसके फाउंडिंग चेयरमैन कौन थे, फ्रेड रिग्स, ठीक है। फ्रेड रिग्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की कितनी प्रवृत्तियां चिन्हित की हैं, तो फ्रेड रिग्स ने जो है लोक प्रशासन की कितनी प्रवृत्तियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, तो 3। एंड ऑफ नॉर्मेटिव स्टडी, पहली चीज़ तो ये कि एंड ऑफ नॉर्मेटिव स्टडी हो गई, ठीक है। एंड फोकस ऑन इंपेरिकल स्टडी, उसके बाद दूसरी आइडियोग्राफी स्टडी शिफ्टेड इन नॉर्मेटिव स्टडी, इसके बाद नॉन इकोलॉजिकल स्टडी टू इकोलॉजिकल स्टडी, यहाँ पे शिफ्ट हो गई। विकास प्रशासन के पिता कौन है, विकास प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फादर जॉर्ज ग्रांट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कौन है, जॉर्ज ग्रांट। शायद ऊपर हमने थोड़ी सी गलती की हो कि नहीं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर जो डिवाइड वाल्डो हैं, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं वो फ्रेड डब्ल्यू रिग्स हैं, और जो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिव के तो हैं फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, और डेवलपमेंट के जॉर्ज ग्रांट, तीनों को याद कर लेना अलग अलग, ठीक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल्स एंड मेथड किसकी किताब है, जॉर्ज ग्रांट की। 3 याद नाम रखने हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्ज ग्रांट, ठीक है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो जो है डिवाइड वाल्डो, ये 3 नाम याद रखने। प्रथम मीनो ब्रुक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित है, सिराकस यूनिवर्सिटी है, साइरकस यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर, ठीक है, 1968, ठीक है। हनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, हायर एजुकेशन के ऊपर थी, ठीक है, तो किस विषय पर थी, हायर एजुकेशन पर थी, 1967 में यूएसए के अंदर। फ्रैंक मैरिनी ने किताब लिखी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या लक्ष्य हैं, फ्रैंक मैरिनी ने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या गोल बताए हैं, इसने बताया है रेलिवेंस, वैल्यू, सोशल इक्वलिटी एंड चेंज एंड क्लाइंट फोकस, ये इसके लक्ष्य हैं, किसके ऊपर फोकस करना उसे। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसकी किताब है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, WF विलोबी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पेपर में बार बार पूछी जा सकती है, याद रखनी है। लोक प्रशासन के उद्देश्य और लक्ष्यों को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, ये क्या था, तब फेडरलिस्ट पेपर बाय अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। लोक प्रशासन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, ये क्या था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने, ठीक है, इनका नाम आता है अलेक्जेंडर हैमिल्टन का। ये पेपर लिखा था द फेडरलिस्ट पेपर, किसने लिखा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने, 3 लोग थे इसके अंदर शामिल, ठीक है। लोक प्रशासन पर पहला शोध किसने प्रस्तुत किया, चार्ल्स जा बुनिन, लोक प्रशासन पे पहला शोध किसका था, चार्ल्स जा बुनिन ने, ठीक है। लोक प्रशासन शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। लोक प्रशासन शब्द सबसे पहले अलेक्जेंडर हैमिल्टन किसके अंदर प्रयोग किया, फेडरलिस्ट पेपर के अंदर। लोक प्रशासन के उद्भव के चरण कौन से हैं, लोक प्रशासन के उद्भव के चरण, क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन के कौन से जो चरण हैं वो उसके
आइडेंटिफाई करते हैं कि लोक प्रशासन इन इन काल में उभरा है। 5 चरण हैं टोटल मिलाकर के, 4 पूछे जाते हैं। पहला राजनीतिक प्रशासन विभाजन, यानी कि पॉलिटिक्स को और राजनीति को अलग करने की बात होती है 1827 से 1926 तक। उसके बाद है सिद्धांत बनाए जाते हैं, सिद्धांतों का निर्माण 1927 से 1937 तक चलती है। उसके बाद सिद्धांत बन गए, सिद्धांतों के सामने चुनौती पेश होती है, 1938 से 1947 तक। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा, 1947 तक। फिर आता है इसकी पहचान का संकट, चुनौती खड़ी हो गई, फिर पहचान को भी संकट आ गया 1948 से 70। उसके बाद आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1971 से आज तक चल रहा है, ये 5वां सेशन है। ठीक है, आपको याद रख लेनी है बात, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आई हुई बता रहे हैं। अब अभी जो क्वेश्चन आ रही है आए हुए लगभग हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रशासन व्यापार का विषय। प्रशासन व्यापार का विषय है जिसे राजनीति से अलग किया जाना चाहिए, किसका कथन है? ये कहता है कि प्रशासन जो है वो व्यापार का विषय है, उसको राजनीति से अलग कर दे तो किसका है? वो है वुडरो विल्सन। ठीक है, इसके बाद है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसकी है? यह है फ्रैंक जे गुडनाउ की, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये पेपर में आई है एक आध बार। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये किताब आपको याद रखनी, फ्रैंक जे गुडनाउ की। इसके बाद है अमेरिकन लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? अमेरिकन लोक प्रशासन का पिता एमडीयू के कई एंट्रेंस में आ चुका है, फ्रैंक जे गुडनाउ। ठीक है, कई बार जो है एचपीएससी में भी आया था, हिमाचल प्रदेश में भी आया है, और यही चीज़ जो है आरपीएससी में भी आई थी, फ्रैंक जे गुडनाउ। लोक प्रशासन की पहली रचना किसकी है? लोक प्रशासन की पहली रचना किसने लिखी? लोक प्रशासन की पहली रचना किसको माना जाता है? वो माना जाता है एल डी वाइट की किताब है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोक प्रशासन की पहली रचना मानी जाती है। ठीक है, विशुद्ध रूप से लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कौन सी है? विशुद्ध रूप से इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926, लोग विशुद्ध रूप से कहा जाता है ये। ठीक है, ये इनकी किताब है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926, एल डी वाइट द्वारा लिखी गई थी। वुडरो विल्सन प्रशासन को क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि ये साइंस है। वुडरो विल्सन प्रशासन को क्या मानते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को ये साइंस है। देखो, लोक प्रशासन और प्रशासन दोनों में समझना है। ठीक है, दोनों में फर्क समझना है आपको बस। राजनीति का अर्थ नीतियों की अभिव्यक्ति है, जबकि नीतियों को लागू करना प्रशासन से संबंधित है। देखिए, राजनीति का अर्थ है नीतियों को बनाना, ठीक है, और नीतियों को लागू करने का काम किसका है? वो है प्रशासन का। ये किसने कहा है? फ्रैंक जे गुडनाउ। ठीक है, अमेरिकन लोक प्रशासन के फादर, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर। लोक प्रशासन का श्रवण काल किसको माना जाता है? वो है सेकेंड चरण, जब इसके प्रिंसिपल बनाए जा रहे थे 1927 टू 1938। ठीक है, आप इसको दोबारा देख लीजिए, बेसिक 1927 टू 1938 जो है वो 37 लिखा हुआ है, 38 से थर्ड शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे आप 37 ही करें, 38 ना करें, 37 ही करें, 1927 टू 1937। ठीक है, यहाँ तक ये श्रवण काल है। द्वितीय चरण से संबंधित प्रशासनिक विचारक कौन से हैं? इसका मतलब है कि जो सिद्धांतों की बात करते हैं, हेनरी फ्योल, विलोबी, मैरी पार्कर फोलेट, मुने एम रिले, गुलिक और उर्विक। तो ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। प्रशासनिक सिद्धांत निर्माताओं ने प्रशासन को क्या माना है? यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरिस्ट हैं उन्होंने प्रशासन को क्या माना है? थ्योरी के बारे में जो बात करते, थ्योरी देते यही लोग हैं, सब ने साइंस माना है इसको। द्वितीय चरण की शुरुआत किस पुस्तक से मानी जाती है? इसकी शुरुआत मानी जाती है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस किताब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी किताब है? मुने एम रिले की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किताब है बहुत ज़्यादा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरा चरण, चुनौतियों का शुरुआत, किससे मानी गई? यानी कि थर्ड युग किससे शुरू होता है? ये होता है चेस्टर बर्नार्ड की किताब आती है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938। एक ही किताब लिखी थी भाई साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, चेस्टर बर्नार्ड की किताब है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938। यहाँ से द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसकी है? ये है रॉबर्ट डेहल की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना, थर्ड चरण की। तीसरे चरण का मुख्य विषय क्या है? यह है मानव संबंध व व्यवहार उपागम की वकालत। मानव संबंध व व्यवहार उपागम की वकालत, यानी कि ह्यूमन तीसरा चरण जो है वो बात करता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड बिहेवियरल अप्रोच की। ठीक है,
ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल अप्रोच, उसकी बात करता है थर्ड फेज जो है। ठीक है, प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? पता नहीं प्रोवर्ब्स किसने बोला, हर्बर्ट साइमन ने। ये कहानियाँ हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये मुहावरे हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, और मतलब बहुत गहरी आलोचना करते थे तब। प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है हर्बर्ट साइमन की किताब। इसके बाद साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स, लेख किसने लिखा? द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स किसकी रचना है, कब लिखा गया? ये लिखा रॉबर्ट डेहल ने 1947 में अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में छपा था। अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू उसमें छपा था। तृतीय चरण के मुख्य विचार कौन कौन से हैं थर्ड फेज में? ये हैं अल्टन मेयो, यानी कि सारे के सारे कौन आ जाएंगे? सारे वो आ जाएंगे जो बात करेंगे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कौन कौन करता है? अल्टन मेयो, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डेहल, चेस्टर बर्नार्ड, ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करते हैं। और थर्ड चरण वाले जो हैं वो कहते हैं कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं सिद्धांतों को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि सिद्धांत नहीं है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच काम करती है, यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच काम करती है। ठीक है, और थर्ड चरण इसी को बोला जाता है। किन देशों ने जो है लोक प्रशासन के पुराने सिद्धांतों पर प्रश्न उठाए हैं? ठीक है, मतलब कि कौन से देश है जिन्होंने लोक प्रशासन के जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी उनके ऊपर प्रश्न उठाए हैं? तो वो हैं न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्रीज। ठीक है, न्यू इंडिपेंडेंस कंट्रीज जो उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए। इसके बाद आता है चौथे चरण के प्रमुख प्रशासनिक विचारक कौन है? चौथे चरण में कौन आते हैं? वो आते हैं फ्रेडरिक्स और डगलस मैकग्रेगर। फ्रेडरिक्स और डगलस मैकग्रेगर, जहाँ पे चुनौतियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे फ्रेडरिक्स और डगलस मैकग्रेगर आते हैं, जिनकी थ्योरीज क्या क्या हैं? थ्योरी एक्स एंड वाई, हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, ये थ्योरी इनकी हैं। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन साइंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन साइंस क्वार्टरली पत्रिका कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1956 में। एडमिनिस्ट्रेशन साइंस क्वार्टरली पत्रिका कब शुरू हुई? 1956 में। नवीन लोक प्रशासन का मुख्य विषय क्या था? लोक नीति विश्लेषण का सरोकार करना। फिर है राजनीति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद राजनीति और प्रशासन के बीच पृथक्करण, एक की जा बेटा मंच बन गया, एक कथन किसका है? सॉरी, इसको हटा देना यहाँ से। राजनीतिक और प्रशासन के बीच पृथक्करण एक मंच बन गया, इतना याद रखना है। ये डिवाइट वाल्डो ने शुरू किया था, ये इसका डिवाइट वाल्डो का शुरू कथन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन नामक केस स्टडी किसने प्रकाशित की? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन किसने प्रकाशित की थी? ये की थी हेराल्ड स्टिन, अमेरिका के व्यक्ति हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन में केस स्टडी के मुख्य प्रसमर्थक कौन हैं? लोक प्रशासन में यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में केस स्टडी के कौन हैं? डिवाइट वाल्डो। हर्बर्ट साइमन को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार 1978 मिला था? हर्बर्ट साइमन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिला था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए। इसके बाद है नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषताएं क्या हैं? ये हैं, एक तो ये है ग्राहक केंद्रित आवश्यकताओं पर बल देगा। ठीक है, नवीनतम था, परिवर्तन पर बल देता है, सामाजिक न्याय पर बल देता है, व्यक्तिगत तथा संगठन के नैतिक मूल्यों पर जो फोकस होता है, मानव जाति में संपूर्ण बनने का सामर्थ्य है, इसके ऊपर फोकस करता है। ये बातें याद रख लेनी है, आपको पढ़ लेनी है, एक बार आराम से लीजिए, आराम से रोक के पढ़ लेना है एक बार इसको। इसके बाद जो है विकास प्रशासन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो हो किसने दिया था? UL गोस्वामी 1955। ठीक है, और फादर कौन है विकास प्रशासन के? जॉर्ज ग्रांट। इसके बाद विकास प्रशासन को लोकप्रिय बनाने में किसने योगदान दिया है? वो दिया है रिग्स ने, विडनर ने, जोसेफ ला पोलम्ब्रा ने, अल्बर्ट वाटसन ने। ठीक है, इन लोगों ने। ठीक है, इसके बाद आता है विकास प्रशासन किन देशों के लिए अर्थपूर्ण है? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लिए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन देशों के लिए, यानी कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए जो है ये ज़्यादा काम करता है। विकास प्रशासन की विशेषताएं क्या है? परिवर्तनशील, विकासात्मक प्रकृति, प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबंधित, आधुनिकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, प्रशासनिक कार्यकुशलता, आर्थिक विकास और परिमाणोन्मुखी। ठीक है, अब थोड़ा लोक प्रशासन के परिचय पे आ जाते हैं। ठीक है, लोक प्रशासन के कुछ परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, लोक प्रशासन का इंट्रोडक्शन क्या कहता है? प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा माना जाता है। किसने कहा? FW विलोबी। प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वभौमिक है, यह कथन किसका? हेनरी फ्योल का। हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखी? वुडरो विल्सन ने। इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद भारत में किसी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले लोक प्रशासन को एक अनिवार्य विषय के तौर पर शुरू किया गया?
लखनऊ यूनिवर्सिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किसी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहली बार लोक प्रशासन का डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया? मद्रास यूनिवर्सिटी ने। ठीक है। किस रिपोर्ट की सिफारिश पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान 1954 स्थापित किया गया? पहली बात तो ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कब बना? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन कब बना? 1954 में। कौन बनाता है? FW विलोबी की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। पोल एपलबी रिपोर्ट का नाम क्या था? पोल एपलबी रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1953, याद रख लेनी है। इसके बाद जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में किसी संस्था का योगदान है? तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में किस संस्था का योगदान है? तो वह तुलनात्मक प्रशासन समूह अमेरिका, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप 1960। तुलनात्मक लोक प्रशासन के पिता कौन है? फ्रेडरिक्स। ठीक है। इसके बाद है निर्णय निर्माण अवधारणा की वकालत किसने की? मार्टिन लैंडनाउ ने। ठीक है। ये लैंडनाउ नाम आएगा, मार्टिन लैंडनाउ नाम है इसका। ठीक है। तो इन्होंने इसकी वकालत किया। रिक्स ने अपने प्रशासनिक विचारों को किन अवधारणाओं से समझाने के प्रयास किए? रिक्स ने अपने जो प्रशासनिक विचार हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया हैं, उनको किन कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश की है? वो की है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। ठीक है। इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। आदर्शात्मक दृष्टिकोण, आइडियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन शुरू होते हैं विकास प्रशासन से रिलेटेड। ठीक है। उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हैं? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ पे क्या है कि विकास प्रशासन शब्द सबसे पहले यूएल गोस्वामी 1955। विकास प्रशासन शब्द यूएल गोस्वामी ने अपनी कौन सी लेख में लिखा? द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर विकास प्रशासन के पिता जॉर्ज ग्रांट, अमेरिकन स्कॉलर। ठीक है। इसके बाद विकास प्रशासन की सबसे पहली कॉन्सेप्ट परिभाषा किसने दी? एडवर्ड विडनर ने। प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था साइरकस यूनिवर्सिटी, अमेरिका के अंदर। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता कौन है? डिवाइड वाल्डो। घूम घूम के आएंगी चीज़ें। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द किसने सबसे पहले किसने प्रयोग किया? क्रिस्टोफर हुड ने अपने आर्टिकल में ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सेशन 1991। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द किसने प्रयोग किया? ठीक है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को दूसरे किसी नाम से भी जाना जाता है, वो जाना जाता है प्रबंधकीयवाद। ठीक है। मतलब कि मैनेजमेंटिज्म। ठीक है, इस नाम से। फिर प्रबंधकीयवाद को किस तरह का लोक प्रशासन कहा जाता है? इसको कहा था बाजार आधारित लोक प्रशासन, प्रबंधकीयवाद को। इसके बाद प्रबंधकीयवाद को लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का तीसरा रास्ता किसने कहा? यूएन गुन ने। इसके बाद प्रबंधकीयवाद के 3 लक्ष्य कौन से हैं? 3 लक्ष्य: इकोनॉमी, एफिशिएंटी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है। 3E। प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित? ये हो चुका है। ठीक है, बार बार आ रहा है। हनी रिपोर्ट किस पर प्रस्तुत की गई? हायर एजुकेशन 1967। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, फ्रैंक मैरिनी ने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कितने लक्ष्य बताए हैं? ये बताए हैं: रेलिवेंस, वैल्यूज, सोशल इक्वेलिटी, चेंज, क्लाइंट फोकस। इसका फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुई थी? 1967 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967। इसके फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? ठीक है, थीम क्या थी? लोक प्रशासन के सिद्धांत और प्रयोग। ठीक है, थ्योरीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इसके बाद है द पब्लिकेशन ऑफ टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पुस्तक किसने लिखी है? द पब्लिकेशन ऑफ टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये फ्रैंक मैरिनी की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार पूछी गई है। इसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। पुस्तक की संपादक किसने किया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, डिवाइड वाल्डो की पुस्तक है। इसने 1971 में जो है एक एडिटेड बुक निकाली थी। मिनोब्रुक सम्मेलन जो हुआ था, वहाँ पे जो जिन जिन लोगों ने अपने भाषण दिए थे, उन भाषणों से एक एडिटेड बुक निकल करके आती है, और उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, ये था। इसके बाद डिसीजन मेकिंग और इकोलॉजिकल अप्रोच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। निर्णय निर्माण का पहला व्यापक विश्लेषण किसने किया? यानी कि डिसीजन मेकिंग पे पहला सबसे ब्रॉड विश्लेषण किसका है? वो चेस्टर बर्नार्ड का। उसके बाद पहला निर्णय निर्माण सिद्धांतकार कौन है? पहला डिसीजन मेकिंग थ्योरिस्ट कौन है? वो है हर्बर्ट साइमन। इसके बाद है निर्णय को सामान्य और अद्वितीय में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि डिसीजन को एक तो जनरल और एक अद्वितीय, इसमें वर्गीकृत किया किसने? पीटर ड्रकर ने। साइमन के तार्किक निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर्बर्ट साइमन के जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, तार्किक निर्णय निर्माण को किस नाम से जाना जाता है? वो है व्यवहार वैकल्पिक मॉडल। ठीक है। इसके बाद है निर्णय निर्माण का इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल किसने दिया है? निर्णय निर्माण का इंक्रीमेंटल मॉडल
इंक्रीमेंटल मॉडल दिया है चार्ल्स लिंडब्लूम ने। ये पॉलिसी साइंस से भी जुड़े हुए हैं, इनको भी याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इंक्रीमेंटल मॉडल जो है ये किसने दिया है, एक ही थिंकर हैं चार्ल्स लिंडब्लूम, इनका नाम बार बार आता है। इसके बाद द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू लेख किसने लिखा है, ये है चार्ल्स लिंडब्लूम का। ठीक है, इनका ये नाम याद रखना। इसके बाद है मिक्स स्कैनिंग ए थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, ये लेख किसने लिखा, ये इतिजिनी 1967 में आया था। इसके बाद है रैशनलिज्म और इंक्रीमेंटलिज्म। ठीक है, रैशनलिज्म और इंक्रीमेंटलिज्म के तत्वों का मिश्रित मॉडल किसने दिया है, ये इतिजिनी ने दिया है। ठीक है, कैग की स्थापना कब हुई थी, 1963 अमेरिका के अंदर। इसके बाद है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुस्तक किसकी है, फ्रेडरिक्स की। ये इंपॉर्टेंट किताब है, आपको याद रख लेनी है। फिर लोक प्रशासन का पारिस्थितिकी दृष्टिकोण सबसे बेहतर प्रस्तुत किसने किया था, सबसे बेहतर प्रस्तुत करने की फ्रेडरिक्स का नाम आता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ने जरूरी है। फ्रेडरिक्स किस दृष्टिकोण से अपने विचारों को विकसित करते हैं, ये आ चुका है हमारा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज़ करते हैं वो। फ्रेडरिक्स का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण किससे प्रभावित है, ये है टालकोट पार्सन और मेरिन लेवियर। टालकोट पार्सन है ये, टालकोट पार्सन, टालकोट लिख लेना, बीच में एल और आएगा, आधा ले आएगा। ठीक है, टालकोट पार्सन और मेरिन लेवियर। इसके बाद आते हैं संगठन के सिद्धांत कौन से, संगठन के सिद्धांत से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के पिता कौन है, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल हेनरी फ्योल, आपको पता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा तब भी आया था। थ्योरी ऑफ स्केलर चैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ स्केलर चैन किसका कॉन्सेप्ट है, हेनरी फ्योल का, थ्योरी ऑफ स्केलर चैन। ठीक है, ब्राउनलो कमीशन की रिपोर्ट का आधार क्या था, उसका बेस क्या था, उसका बेस था पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, पोस्ट कॉर्ब जो है लुथर गुलिक का जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट कॉर्ब, उसको आपको देख लेना है। ब्राउनो कमीशन का गठन कब और किसने किया, 1936 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1936 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसने किया था। वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग अपने अध्ययन में किसने किया, यानी कि साइंटिफिक टेक्निक का प्रयोग जो है वो किसने प्रयोग किया था, वो चार्ल्स बेबेज और फ्रेडरिक हल्सी ने। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के पिता कौन है, फ्रेडरिक टेलर, यानी कि फ्रेडरिक टेलर आपको पता ही होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के फाउंडर। ठीक है, इसके बाद है वैज्ञानिक प्रबंध शब्द को सबसे पहले किसने दिया, यह है लाइस ब्रांडीज ने, 1910 में। टेलर के सिद्धांत के परिणाम क्या थे, यही चीज़ें हैं, टाइम स्टडी, ठीक है, समय और गति का अध्ययन करना, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, शॉपिंग फ्लोर मैनेजमेंट, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, ठीक है, फॉर्मेनशिप और सोल्डरिंग। इसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को किसने मनोवैज्ञानिक संगठन सिद्धांत कहकर आलोचना की, यानी कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, इसकी आलोचना किसकी, मार्च और साइमन ने इस बारे में बात की थी। इसके बाद आते हैं क्लासिकल थ्योरी के बारे में। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, क्लासिकल थ्योरी के अंदर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो है पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने लिखा, लूथर गुलिक और विक ने। यही क्वेश्चन जो पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये क्वेश्चन जो है यूपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था वहाँ पर भी आया था, और यही क्वेश्चन जो है आरपीएससी का एग्जाम था जो वहाँ पर भी आया था। इसके बाद शास्त्रीय सिद्धांत का पिता किसे माना जाता है, वो माना जाता है हेनरी फ्योल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर चैन सिद्धांत जो है का अर्थ क्या है, स्केलर चैन सिद्धांत का मतलब क्या है, उच्चतर प्राधिकारी से निम्नतम रैंक के वरिष्ठ तक आना, यानी कि ऊपर कोई बैठा है यहाँ पे कोई नीचे बैठा है तो यहाँ तक ऐसे आना, ये स्केलर चैन है। ठीक है, एस्पिरिट डे कॉर्प, इसका क्या मतलब है, एस्पिरिट डे कॉर्प, ये सब टर्मिनोलॉजी है कुछ, वो आपको संगठन के व्यक्तियों के बीच सामंजस्य और मिलन करवाना, एस्पिरिट डे कॉर्प का मतलब है। गुलिक ने विभागीय संगठन के कितने आधार बताए हैं, तो 4 आधार उन्होंने बताया। 4 P's का उनका कॉन्सेप्ट याद रखिए। 4 P's का मतलब क्या है, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, पैलेस। ठीक है, पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत लूथर गुलिक, अभी बात हुई थी। मुने एमरिले ने संगठन के किस दृष्टिकोण पर जोर दिया है, मुने एमरिले जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के किस दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, वो देते हैं हायरार्की और कमांड के ऊपर। ठीक है, आदेश प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कमांड, ठीक है, हायरार्की और प्रोसेस ऑफ कमांड, इसके ऊपर जोर देते हैं मुने एमरिले। शास्त्रीय सिद्धांत को प्रशासन का विज्ञान किसने कहा, शास्त्रीय सिद्धांत, यानी कि शास्त्रीय सिद्धांत का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है उनको प्रशासन का विज्ञान कहा है। ठीक है, वो किसने कहा, वुडरो विल्सन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लास्ट में हमारे बच गए थे। ठीक है, इसके बाद जो है ये आज क्लास को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, इस क्लास में इतना ही लेते हैं, इसके कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं। हमने कुल मिलाकर के जो है 400 क्वेश्चन के करीब हमने क्वेश्चन किए हैं। अब जो है हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि हम पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन लेके आएंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में भी हम जो है लगभग 400 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन जो हैं तैयार कर लेने, याद कर लेने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन है इसके अंदर,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं। आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी तैयारी का परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।